पिछले क्लास में हम लोग दो लॉ पढ़े थे। पहला था द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और सेकंड था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दोनों लॉ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। अब हम लोग है ना, जो लास्ट लॉ था वो था गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एक अलग लॉ पढ़ना है इसमें, ओवोगाड्रो लॉ। तो सबसे पहले हम लोग गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़ेंगे। गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन मास के लिए था, तो ये किसके लिए है? वॉल्यूम। गैस का बात है तो किसका बात होगा? वॉल्यूम का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जान लेंगे। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature एंड प्रेशर। क्लियर है? एक बार देख लो स्टेटमेंट। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप समझेंगे इसको एग्जाम्पल से। तो देखो जरा, H2 + O2 है, इसको बैलेंस कर देंगे H2O। बैलेंस कर दो तो इसको आगे 2 और इसके आगे 2। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल लॉ है। अगर 2 मोल को तुम 100 मिलीलीटर मान रहे हो तो 1 मोल को कितना मानोगे? 50 मिलीलीटर। अब फिर यहाँ 2 मोल है तो क्या मानोगे इसको? 2 मोल है तो इसको फिर क्या मानोगे? 100 मिलीलीटर। देख रहे हैं ना, 2 को 100 मानी है तो 1 को क्या मान रहे हैं? 50 मान रहे हैं, 50। फिर 2 को क्या मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। रेशियो अगर देखोगे तो ये क्या है? अगर इसको 2 वॉल्यूम है तो ये क्या है? 1 वॉल्यूम। तो ये क्या है? 2 वॉल्यूम। रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1:2, सिंपल रेशियो। तो स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो 2:1:2 प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल जरा देख लो। N2 + 3H2 क्या दे रहा है? 2NH3, ठीक है। तो ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है। रेशियो मेरा क्या आ जाएगा? 1:3:2। अब इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये लॉ और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ और एक हम क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को। चलो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये NCERT क्वेश्चन नंबर 1.26 है, थोड़ा ध्यान से देखना। इफ़ 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस है और 5 वॉल्यूम ऑफ डाईऑक्सीजन गैस है तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले इसमें हम लोग रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन हम बताए थे ना, H2 + O2 और क्या दे रहा है? H2O। इसको बैलेंस कर दो, आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम डाईहाइड्रोजन दिया हुआ है, मतलब 10 वॉल्यूम ये है। 5 वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? डाईऑक्सीजन। 5 वॉल्यूम ये है। तो पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। एक बार अपने से है ना, इसको पॉज करके है ना, अपने से ये दोनों क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना, फिर उसके बाद देखना आगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 मोल को हम बताए 10 वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 मोल को ये 5 वॉल्यूम दिया, तो खुद ही बता दो ना 2 मोल का कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? ये 10 वॉल्यूम। तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। N2 + 3H2 2NH3 दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है N2 + 3H2 क्या दे रहा है? 2NH3 दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ N2 दिया हुआ है, N2 कितना दिया हुआ है? 20 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह क्या रख, ये कितना दिया हुआ है? 20 मिलीलीटर। पूछ रहा है ना कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो देखो ना, 1 मोल को 20 माने, इसका मतलब ये 3 मोल हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कितना ज़रूरत पड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? 60। तो अमोनिया कितना बना होगा? 2 मोल। यहाँ 1 मोल 20 है तो यहाँ 2 मोल है, तो कितना मिलीलीटर होगा? 40 मिलीलीटर। मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है ना गे-लुजैक्स लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ में बढ़ेंगे, ओवोगाड्रो लॉ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे, ओवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। भी बहुत सिंपल लॉ था, ठीक है ना।
ये बता के गए थे कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules, equal number of molecules। क्लियर है ना। बोले थे कि वॉल्यूम अगर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ले लो, वॉल्यूम सेम रखो, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम होगा। हमको इसमें थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जाना होगा, क्योंकि इसे क्वेश्चन जो बनाएंगे ना, तो इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो यहाँ थोड़ा एनसीईआरटी से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो ये एप्लीकेशन आ जाओ, ठीक है ना, एवोगैड्रो लॉ का एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन था ना, टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो एक एग्जांपल से ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ H2 + O2 क्या दे रहा है, H2O, तो यहाँ बैलेंस कर दिए 2 और यहाँ पे आगे क्या लगा दिए 2। मान लो अगर ये 2n मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है 2n मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या है n मॉलिक्यूल्स, इसको मानो n मॉलिक्यूल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको तुम लोग 2 मॉलिक्यूल्स मानोगे, इसको मानोगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसको क्या मान रहे हैं 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, और इसको क्या मान रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझने का बात है कि क्या ये बता के गए थे, तो ये बताए थे कि देखो ध्यान से, अगर हम हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ध्यान से देखना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 अगर बोलेंगे कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 के पास कितना ऑक्सीजन एटम है, तो खुद ही बता दो ना, हाफ मॉलिक्यूल O2 के पास कितना ऑक्सीजन एटम होगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना है, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यही है एटॉमिसिटी। O3 है ना, तो O3 का एटॉमिसिटी क्या होगा 3s8 सल्फर, उसका एटॉमिसिटी क्या होगा 8 होगा। क्लियर है ना। देखो इसको 2n मॉलिक्यूल, ये n मॉलिक्यूल, ये 2n, ये 2 मॉलिक्यूल अगर इसको माने, इसको 1 मॉलिक्यूल, तो इसको 2 मॉलिक्यूल। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, 1 एटम है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास कितना एटम होगा, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन था, टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। अब सेकेंड एप्लीकेशन में आते हैं, चलो आ जाओ सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन के लिए भी और कंपटीशन में तो आता ही है, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी, तो तुम दिमाग में आएगा ना कि हाँ वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। रिलेशन तो बता ही देंगे, लास्ट में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब डेंसिटी तो तुम लोग जानते हो ना, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हम देखो यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम वॉल्यूम ऑफ कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस एट STP। कोई दिक्कत नहीं ना, मास ऑफ ए क्या लिखे हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, ठीक है। वॉल्यूम सेम है, हट गया, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हो ना, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ
गैस, n मॉलिक्यूल्स मान लिए, ठीक है ना, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सा गैस, नीचे है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब उसके बाद n मॉलिक्यूल्स को तुम लोग फिर 1 ले लो, तो हम लोग लिख रहे हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस को मान लो मॉलिक्यूलर मास हो गया, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मास H2 का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे मेरा क्या था वेपर डेंसिटी, क्या था इधर वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से तुम्हारा रिलेशन जो आ जाएगा, ये क्या रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन बताया ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेपर डेंसिटी का, ठीक है। तो रिलेशन आ जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये न्यूमेरिकल के लिए। कब इसको यूज़ करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और हमको मॉलिक्यूलर मास का ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। फिर से देख लेना, वेपर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ले लिया, मास ऑफ ए सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस एट STP ले लिया, वॉल्यूम सेम हटा दो, केवल मास रह गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। ये मेरा सेकेंड एप्लीकेशन था। अब आ जाओ थर्ड एप्लीकेशन पे। चलो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मेरे पास फॉर्मूला था जो उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। 2 इंटू क्या वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी क्या था मालूम ही है, डेंसिटी ऑफ, उतना लिखने से अच्छा है कि जो हम शॉर्टकट बता देते हैं, वहाँ तक था ना डेंसिटी क्या था मास बाय वॉल्यूम था। तो हम लोग इसको क्या लिखे थे, अभी जस्ट लिखे थे ना, मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लिखे थे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सेम वॉल्यूम ऑफ कौन सा हाइड्रोजन गैस एट STP, ठीक है। अब देखो 2 इंटू मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP को तुम लोग मान लो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, ठीक है। तो हमको मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस STP का तो नहीं मालूम है, पर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP मेज़र किया हुआ है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा देख लो, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय, इसको मेज़र करके निकाला हुआ है 0.089 ग्राम, ठीक है। डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 22.4 इंटू आएगा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। हो गया मेरा फॉर्मूला तैयार, क्या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। मतलब कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP दिया हुआ है तुमको, तो तुम उससे क्या 22.4 इंटू कर दोगे तो उससे क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो अगर हम तुम लोग को ये दोनों एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये तुमको दोनों एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो दोनों एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ गैस एट STP वे 1.97 ग्राम।
दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, तो हम तुम लोग को तो बताए थे ना कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला क्या लिखा था कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या था 22.4 इंटू लिखा था ना मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। 1 लीटर ऑफ गैस एट क्या था STP था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.4 मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP दिया हुआ है 1.97 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके देखना इसका आंसर कितना आता है। मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 44.128। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये मेरा कौन सा एप्लीकेशन था, सेकेंड एप्लीकेशन था वेपर डेंसिटी का। तो सेकेंड एप्लीकेशन में वेपर डेंसिटी का क्या था तुमको याद है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी था, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाई 2, मॉलिक्यूलर मास बाई क्या हो गया 2। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 44.128 डिवाइडेड बाई इसको 2 कर लो, ठीक है ना। इसको तुम लोग 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 22.064। क्लियर है दोनों एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या ही जाने, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP होता है, और सेकेंड क्या जाने कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ये दो फॉर्मूला याद रखना। तो हम लोग पढ़ लिया आज गे-लुसाक्स लॉ और ओवोगाड्रो लॉ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मास, ठीक है ना। हर एक चीज़ NCERT का बहुत अच्छे से डील करना है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जैसे होता है ना, हर साल पढ़ाते थे तो लगता था कि हाँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। पर इस बार IIT मेंस से क्वेश्चन आ गया कि इसका कौन सा पॉइंट इसका ठीक है, कौन सा पॉइंट इसका स्टेटमेंट गलत है। तो हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है।